Assalamu alaikum dear students, welcome to mechanics lecture number 36. In this lecture we will discuss about center of mass and Dr. Purvez Ahmed. तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. So the first question we have जो कि हमारे जहन में आता है वो ये है कि what is center of mass या center of mass क्या है, इसकी exact definition जो है वो क्या है. So let first start with the definition of center of mass, that is what is center of mass. So the center of mass, we start the definition like this, okay, that point in an object which as far as Newton's second laws are concerned moves as if all of its mass were concentrated at that point. अच्छा, आसान अल्फाज में इसकी क्या मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये कि बॉडी में ये एक खास पॉइंट होता है जहाँ पर हम कहते हैं कि जिस हद तक न्यूटन्स के जो लॉज है मतलब जिस हद तक न्यूटन लॉज का ताल्लुक है, जहाँ तक हम कहते हैं कि न्यूटन लॉज को हम अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है कि जहाँ तक न्यूटन लॉस की बात है तो मतलब ये क्या करती है, ये जो पॉइंट है कि ये ऐसे मूव करता है जिस तरह के बॉडीज़ के अंदर सारा का सारा जो मास है वो उसी सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो. ठीक है, मतलब एक दफ़ा फिर हम इसको दोहराते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट में वो जगह है जहाँ पर हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि जहाँ पर बॉडी की सारी मास वो कंसंट्रेटेड होती है उसी सिंगल पॉइंट पे. ठीक है, और इसी सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं कि मतलब इसी के साथ न्यूटन की जो लॉज है वो कंसर्न होती है और इसी की वजह से हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट होता है मतलब हम कहते हैं कि सारी जो बॉडीज़ है वो उसी पॉइंट के गिर्द वो घूमती है और वही पॉइंट मतलब इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. सो लेट मी रिपीट इट अगेन, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? That point in an object which as far as Newton laws are concerned moves as if all of its mass were concentrated at that point. कि बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट कि जहाँ तक न्यूटन लॉज का ताल्लुक है वो ऐसे मूव करता है जैसे कि सारा का सारा मास उसी पॉइंट पे वो कंसंट्रेटेड हो. सो इट्स बीन प्रूव फ्रॉम न्यूटन लॉज. ठीक है, मतलब न्यूटन लॉ के जो प्रूव हमने वो पिछले सेक्शन में किया था 7.10 में और मतलब उसी क्लास में हमने उसको कवर नहीं किया था तो उसको यहाँ पर हम डील करते हैं. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि we assume that objects are made up of large number of tiny point masses. कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई सा भी बॉडी हो, कोई सा भी मटेरियल्स हो, वो हम कहते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल मैसेज से मिलकर वो बना होता है. मतलब हमारे पास कोई सा भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो मतलब हम देखते हैं कि वो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस से मिलकर वो बने होते हैं. तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि वही स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए कि किस तरह वो स्मॉल ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और उन बड़े ऑब्जेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम मैकेनिक्स के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम टू बॉडीज़ को कंसिडर करते हैं और फिर उसको जर्नल मतलब मैनी बॉडीज़ के लिए उसको उस प्रॉब्लम को आम कर देते हैं. So first of all, just like you can see it here in this particular figure, कि we consider the example of the two object. ठीक है, कि हमारे पास कोई से भी दो ऑब्जेक्ट है लेकिन इससे पहले भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो करना है, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम. वो हमारे पास है एक्स एक्सिस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस द वर्टिकल एक्सिस. आपने उनको स्पेसिफाई करना है. बी रिमेंबर बोथ द एक्सिस दे आर पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि वी हैव टू मैसेज. द फर्स्ट इज कॉल्ड बॉडी ए एंड बॉडी बी. द mass of the body A is denoted as M with the subscript A. So simply we will pronounce it as MA. And the body B of mass M, and we will denote or we will pronounce it as MB. So we are saying that uh, body body of mass A is located at a distance xa from the origins, and similarly we say that the body B
is being situated, is being placed at a distance xb from the origins, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ मास है बिटवीन द टू masses उसको हमने डिनोट किया हुआ है x cm से। x इज अ डिस्टेंस एंड cm इज फॉर द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो इसी को हमने कंसिडर किया हुआ है कि दो masses है, पॉइंट masses है, मतलब स्मॉल masses है एम ए एंड एम बी, वन डायमेंशन में है एंड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है। और उनकी जो पोजीशंस है एक्स एक्सिस पे वो क्या है, एक्स ए एंड एक्स बी है, जिस तरह के इस फिगर में आपको दिख रहा है। मतलब ये क्या है, बॉडी ए बॉडी बी, इसकी मास एम ए, इसकी मास एम बी है। जो लोकेशन है मतलब दोनों बॉडीज की लोकेशन इज आल्सो गिवन। सो द सेंटर ऑफ मास दैट वी डिनोटेड बाय cm of these two point masses is defined as, इसको हम मैथमेटिकली ऐसा डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर कंडीशन में फॉर दीज टू masses is given by or is equal to that is mass of the first object multiply by the position of the first object plus mass of the second object multiply by the position of the second object, the whole divided by mass of the first object plus mass of the second object. I mean that is how we define the center of mass for the two object. मतलब हमारे पास two object है तो उसी two object के लिए ये हमारे पास क्या है, this is a mathematical definitions for the center of mass, ठीक है। अब चूंकि हमने स्टार्ट में जो डिफिनीशन दी थी कि जो बड़े ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, बेसिकली दे आर बीन मेड फ्रॉम स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, फ्रॉम स्मॉल पॉइंट पार्टिकल और पॉइंट चार्जेस, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स या टेनी पार्टिकल से वो मिलके बनता है। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि एम ए ये जो स्मॉल मास है एम ए और या स्मॉल मास एम बी है, लेट सपोज हम कहते हैं कि एक बड़े मास को बनाता है, एक बड़े सिंगल मास को बनाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़े मास को बनाता है, that we call m, capital M. Capital M means that we have add mass the two small masses that is A and B, हमने इन दो को ऐड किया हुआ है, तो उसकी जगह पर हमने ये कैपिटल M लिखा है। तो मतलब ये वाली जो डिफिनीशन है दैट विल चेंज दिस वन, ठीक है, ऊपर वाली बिल्कुल ऐसी है और जो नीचे है मतलब इनकी जगह पर हमने कैपिटल M को पुट किया हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि कैपिटल मास कैपिटल M इज बेसिकली द टोटल मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट A प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट B एंड दैट सिंपली वी कॉल द टोटल मास, ठीक है, उसको हम टोटल मास कहते हैं। सो इसी को हम मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास along the x डायमेंशन है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास along the x डायमेंशन along the one डायमेंशन, ठीक है, इसको हम वन डायमेंशन कहते हैं because we are taking the center of mass only along the x axis. Now if you want to extend to two dimensions, ठीक है, कि टू डायमेंशन में मतलब हम जाना चाहते हैं या in the y axis, तो y axis में ये जो सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन है that will look like this कि x की जगह पर हम लिखेंगे y, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो x है उसको सिंपली हम y से रिप्लेस कर देंगे, so that would mean that we have moved to the x axis, ठीक है। सिंपली मतलब वही इक्वेशंस है, उसका थोड़ा बहुत मतलब हम क्या करें, x की बजाय हम y को पुट अप कर देते हैं। अगर हम कहते हैं ये तो हमारे पास है टू डायमेंशन में, मतलब along the x axis ये इक्वेशन है, along the y axis ये इक्वेशन है। बट इफ यू वांट टू एक्सटेंड टू मोर देन टू मैसेज, से लेट्स सपोज थ्री मैसेज, अगर हम कहते हैं कम मतलब हमारे पास जो मैसेज है दे आर मोर देन टू, कि टू से ज़्यादा है, अब ये तो हमने टू मैसेज के लिए किया है सेंटर ऑफ मास, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडीज़, जो नंबर ऑफ बॉडीज़ है वो हमारे पास दो से ज़्यादा है, लेट सपोज हम कहते हैं कि तीन है, सो इन सच कंडीशंस हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन, कि सिंपली हम जो थर्ड बॉडी है उसको यहाँ पर ऐड अप करेंगे, उसकी जो रिलेशन है दैट इज़ मास मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजीशंस, ठीक है, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको भी हम जो इसकी मास है उसको साथ ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर टू मैसेज है, सो वी हैव डिनोमिनेटर वी हैव ऐड टू ऑफ द मैसेज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थ्री मैसेज है, सो वी हैव थ्री ऑफ द मैसेज आई मीन एंड दैट वी हैव एडेड एंड द डिनोमिनेटर्स। और सिमिलरली अगर इसको हम मतलब along the y एक्सिस लेना चाहते, दिस इज along the x एक्सिस, तो सिंपल इस इक्वेशन में हमने मतलब x की बजाय
वाई को पुट करना। अगर हम जेड एक्सिस को के मुताबिक मतलब लेना है, सो सिंपली इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव टू पुट द जेड एक्सिस। और ये वाली जो सिचुएशंस है, मतलब हम एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक उसको एक्सीड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर फिर हम एक कंडीशंस पुट करेंगे कि वी डू इट simply for many object, so then we have to put the conditions just like you will see in the common examples कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो फिर हम एक कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन में हम कहते हैं फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 अप टू i इज इक्वल टू n, सो n कैन बी एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 3 पार्टिकल्स के लिए इसको किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर वी हैव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हमारे पास 3 बॉडीज है, वी हैव 3 गाइस, सो यू नीड टू कैलकुलेट सेंटर मास ऑफ द 3 गाइस ऑन ए रैफ्ट। ठीक है, कि एक रैफ्ट है हमारे पास दरिया में, उसी रैफ्ट पे 3 गाइस है। ठीक है, 3 बंदे हैं, उन 3 बंदों का उसी रैफ्ट पे आपने सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर हमने डिफिनीशन की है, ये हमारे पास सेंटर मास की डिफिनीशन है 3 ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर x जो है, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, ये तीनों बॉडीज की पोजीशन को जाहिर करता है। और ये जो m है, एम ए, एम बी, एम सी, दे आर बेसिकली शोइंग द मास ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 गाइज ऑन द रैफ्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट देयर पोजीशंस एंड द पोजीशन दे आर ऑलरेडी बीन गिवन। के पोजीशन बॉडी ए की, लेट्स सपोज यू टेक दिस इज बॉडी ए, this is body B and this is body C. The positions, their position and dimension are given, that is along the x-axis. Position है 1 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर्स। ठीक है, जिस तरह के इसको मैयर किया गया, इधर लेफ्ट से ऑरिजिन से इसको मैयर किया गया है, तो हमारे पास ये पोजीशन आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर बीन आस्क्ड, वी आर बीन आस्क्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, इग्नोर द बोर्ड मास, बोर्ड के मास को नज़रअंदाज करके हमने सेंटर ऑफ मास को जो पोजीशन है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। सो व्हाट एक्चुअली यू डू, यू कैन डू इट जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, कि आपने जस्ट वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। सो यू विल गेट द सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन निकल आएगी। फिर 3 बॉडीज, अनदर एग्जांपल वी हैव दैट इज वी हैव 3 पार्टिकल्स एंड 2 डायमेंशंस, कि हमारे पास 3 पार्टिकल है और वो है 3 डायमेंशन में। सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी ए यहाँ पर पड़ा है, ऑरिजिन पे पड़ा है, बॉडी बी इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो पड़ा है। और बॉडी सी जो है दैट इज़ लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 1.50 मीटर फ्रॉम द बॉडी बी। सेंटर ऑफ मास इज़ लोकेटेड दिस पर्टिकुलर पोजीशंस। ठीक है, बॉडी ए और बॉडी बी के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। सो द क्वेश्चन इज 3 पार्टिकल each of mass 2.5 kg are located at a corner of the right angle triangles whose sides are 2 meters and 1.5 meter long as shown in this particular figure. Locate the center of mass. ठीक है, you are being asked to calculate the center of mass. So again you have to utilize that particular concept, और वही particular concept को आपने utilize करना है, and you will easily be able to calculate the center of mass by putting the values in that particular equations. Then we have another entity, another topic that we call center of gravity. अब center of gravity से क्या मुराद है, just like you can see it this particular figure, कि यहाँ पर ये वाली फिगर बिल्कुल जस्ट लाइक ए डिश पॉट, बिल्कुल एक डिश एंटीना की तरह दिख रहा है। यहाँ पर इसमें एक सुराख है, एक पॉइंट है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये इस बॉडी की सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सो फॉर एनी ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास लेट्स सपोज एनी ऑब्जेक्ट है। So for any object, the center of gravity is the point where the gravitational force can be considered to act. ठीक है, so center of gravity किसी भी बॉडी में वो पॉइंट है जहाँ पर हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करती है। ठीक है, या आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि ये हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट है जहाँ पे हम कहते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंसंट्रेटेड होती है, या पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशन फोर्स है हम ये जूम करते हैं कि सारा का सारा इसी पॉइंट पे वो एक्ट करती है। ठीक है, सो फॉर केसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दिस कोर्स
इट इज़ द सेम एज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, इस केस के मतलब इंटरेस्ट तक हम कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मतलब इसी कोर्स के हद तक जब हम बात करते हैं हम कहते हैं ये किसी भी बॉडीज़ में ये बिल्कुल सेम होती है जिस तरह के हम सेंटर ऑफ मास को लेते हैं, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमारे पास कोई इरेगुलर बॉडी है एंड नॉर्मली समटाइम यू विल हैव अ क्वेश्चन इन माइंड और यू विल हैव क्वेश्चन इन पेपर टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि आपके पास एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, आप इसकी क्या करें, आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करें। सो इफ यू रिमेंबर यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन योर प्रीवियस क्लासेस। सो उसमें आपने क्या किया था, मतलब उसमें आपने ये किया था कि उसके मुख्तलिफ जगह पर आप लोगों ने सुराख किए थे एंड यू आर ट्राइंग टू सस्पेंड दैट ऑब्जेक्ट विद दैट पर्टिकुलर होल। उसी से आप इसको सस्पेंड करते थे और ट्राई टू बैलेंस इट। जिस जगह पे आप उसको बैलेंस करते थे तो वहाँ पर आप ज़मीन पे या दीवार पे एक लकीर लगा लेते थे, फिर दूसरी जगह से इसको सस्पेंड करते थे और जब वहाँ पर वो स्टेबल हो जाता था, उसकी वाइब्रेशन रुक जाती थी, तो आप उसके नीचे एक लकीर ड्रा करते थे। इस तरह आप 2 या 3 4 पॉइंट ले लेते थे, तो आप उसको देखते थे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो तमाम की तमाम जो लाइंस आप ड्रा करते थे उसी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होता था उसको हम कंसीडर करते थे एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दैट इर्रेगुलर शेप बॉडी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी हम यूटिलाइज करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली बाय सस्पेंडिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। वही कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पॉइंट से सस्पेंड करते हैं। So the center of mass need not be within the actual point or within the actual object, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयर करना होगा कि सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं है कि वो इसी पॉइंट पे मतलब हो। सो a doughnut center of mass is in the center of the whole, ठीक है। तो in that you can see it here, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, अब मतलब एग्जांपल ये है कि ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे है। तो यू कैन डू द कैलकुलेशन, नॉर्मली मेडिकल स्टूडेंट डू दिस कैलकुलेशंस, ठीक है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के कैलकुलेशंस वो करते हैं कि द एक्सिस एंड द स्मॉल डायग्राम्स, the axis in the small diagram mark the center of mass of the listed body segment, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ बॉडीज सेगमेंट्स है, ये जो एक्स है ये क्या है, ये मुख्तलिफ एक्सिस है। यहाँ पर देखें वी हैव द क्रॉस एक्सिस, तो यहाँ पर मुख्तलिफ बॉडीज पार्ट है। ये देखें यहाँ पर एक्स से पैर मतलब जो मुख्तलिफ बॉडीज पार्ट है इसको हमने मार्क किया हुआ एक्स पे। तो ये जो एक्स है इस स्मॉल डायग्राम में ये बेसिकली उस पर्टिकुलर बॉडी सेगमेंट में मतलब पैर है, ठीक है, या हाथ है या एल्बोज है या इवन स्केल है। तो मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर जो बॉडीज मतलब जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज बीन डिनोटेड बाय द सिंबल एक्स। ये जो मुख्तलिफ एक्स आपको दिख रहे हैं तो ये क्या है, ये बेसिकली मतलब जो सेंटर ऑफ बॉडी है उसको डिनोट किया गया है। सो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास a part of typical human body, ठीक है। full height हमारे पास in mass that is 100 unit। so distance above the floor of hang points, वो हमारे पास है क्या है, देखो ये हमारे पास पॉइंट है डिस्टेंस अबाउट द फ्लोर, मतलब ये मुख्तलिफ पॉइंट्स है। तो यहाँ पर बेस ऑफ द स्कल, दैट इज इक्वल टू 91.2 2% है, ठीक है। शोल्डर पॉइंट, ठीक है। हेप जॉइंट क्या है 52.1, नीज जॉइंट, एंकल जॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर्सन हाइट अबाउट द फ्लोर, तो यहाँ पर देखें कि मतलब जो हेड है ट्रंक एंड नेक है, अपर आर्म, लोअर आर्म एंड अपर लेग्स, ठीक है, लोअर लेग एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम कैलकुलेशंस है और यह इसकी परसेंट मास है, ठीक है। अब इस परसेंट मास को यहाँ पर देखें कि बॉडी सेंटर मास इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 58%, मतलब 100 में से 58% जो है बॉडी की, इसी पे हमारे ह्यूमन बॉडी की क्या है वो सेंटर ऑफ मास मतलब सिचुएटेड है, वो सेंटर ऑफ मास है।
सो विच ऑलमोस्ट लुक लाइक एट दिस पर्टिकुलर पोजिशंस कि वो सेंटर ऑफ मास क्या है, वो मतलब ये लोकेशंस है। और मोस्टली ये जो मतलब बॉडीज़ के अंदर नैप है या मुख्तलिफ नाम आप उसको लेते हैं, तो दैट इज़ बीन कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ मास इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द होल मास एक्ट। ठीक है, जहाँ पर बॉडी की मतलब इस तरह ज्यूम होता है कि बॉडी के अंदर जो सारा का सारा मास है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या है, वो कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पर जो कंसनट्रेटेड है आउट ऑफ 100% ऑफ द मास, ठीक है, वो हमारे पास ये पर्टिकुलर्स मतलब है इस मेजरमेंट पे हमारे पास वो मौजूद है। अच्छा, फिर अगर हम मुख्तलिफ बॉडीज़ लोकेशंस को ले लें तो हमने कहा था कि जो मुख्तलिफ एक्स पॉइंट्स है जिसको हमने एक्स को टारगेट किया हुआ है, सो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें वो क्या देता है, वो सेंटर ऑफ मास देता है। सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेग्स सर्कल विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द लेग्स। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ मास है लेग के अंदर वो डिपेंड करता है लेग्स में, डिपेंड करती है किस पे, पोजीशन ऑफ द लेग, मतलब वो लेग्स के पोजीशंस पे वो डिपेंड करता है। सो सेंटर ऑफ मास इन द ट्रांसलेशन मोशंस, ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास मतलब वो क्या है, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ a system of particles is equal to the product of the total mass and the velocity of the center of mass। मतलब मैथ्स को, सेंटर ऑफ मास को हम ट्रांसलेशन मोशन के साथ कैसे रिलेट करते हैं। सो वो कुछ यूँ इसको रिलेट करते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, हम वो कहते हैं कि वो हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि मतलब जो टोटल मास है, मिसाल के तौर पर नॉर्मली हम कैलकुलेशंस करते हैं लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है एंड वी ज्यूम दैट यू आर द मैच्योर ऑडियंस, यू नो द कंसेप्ट, इस वजह से यहाँ पर हम सारे के सारे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मे बी वी विल डू इट एंड द कोर्स वाइल वी विल सॉल्व सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डिटेल के साथ हम जब सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करेंगे तो मे बी वी विल डू दैट इन द बोर्ड। तो यहाँ पर है कि जो मतलब टोटल मोमेंटम है वो बराबर होगा जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, सो यू कैन नो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मतलब वो यहाँ पर अगर आप लोग कंसिडर कर ले कि लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला क्या है, एक्स इज बेसिकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जब हम क्या लेते हैं, इसकी हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या इसको हम डिवाइड करते हैं टाइम पे या इसका डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के साथ, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, तो इसको हम फिर वेलोसिटी कहते हैं। सिमिलर अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। सो ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये वाला भी वेलोसिटी, ये वाला भी वेलोसिटी, सिंस ये मास है तो मास इनटू वेलोसिटी दैट इज बीन इक्वल टू मोमेंटम, ये मोमेंटम हो जाएगा। सिमिलर ये भी मोमेंटम हो जाएगा। अगर हम फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं पोजीशंस का या वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, सो दैट इज बीन इक्वल टू द एक्सेलरेशंस, ये हमारे पास फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन अगर ये हमारे पास मास है और ये एक्सेलरेशन है, सो मास टाइम द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स। और सिमिलरली हमारे पास ये टोटल मास है, तो ये हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन है और ये टोटल मास है, तो टोटल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय द टोटल मास इज इक्वल टू द टोटल फोर्स दैट वी कॉल द नेट फोर्स। तो ये मतलब कैलकुलेशन है, यहाँ पर हमने नहीं की, मैं ज्यूम करता हूँ कि यू कैन डू दैट और वी विल डू दैट इन क्लास, कि हम उसको क्लास के अंदर वो करेंगे। अच्छा, सो यहाँ पर हमने ये बात की थी कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड सिमिलरली द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, के इसी तरीके से जिस तरह हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं वो लॉजिक हमने उधर मेंशन की है कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एम ए सी एम। ठीक है, एम इज द टोटल मास, ए इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब ए को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एक्स है दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की हम जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो तमाम की तमाम मास है उनको हम ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल मास।
अब ये जो है ये क्या है, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to the net force. Net force means the total force that is acting on the system. फिर हमारे पास एग्जांपल है कि this is very useful in the analysis of the separations and explosions. The center of mass, which may not correspond to the position of any particles, continues to move according to the net force. ठीक है, ये center of mass basically move करती है मतलब net force के मुताबिक कि net force कितना है, उसी net force के मुताबिक जो center of mass है वो body के अंदर वो move करती है. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.